Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss osmotic pressure. Osmotic pressure एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इनके प्रीवियस लेक्चर में मैंने तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुकी हूँ. पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. हम इन तीन को स्टडी कर चुके हैं. अब हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है तो उसके लिए हमको समझना क्या पड़ेगा. पहले हम डिफ्यूजन को समझेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, देन हम आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बच्चों मैंने इसके लिए क्या किया है, एक कंटेनर लिया है और इसमें सॉल्यूशन भरा है. किसका सॉल्यूशन भरा है, एक्वस सॉल्यूशन of CuSO4.6H2. ये होता है ब्लू कलर का. कलर होने की वजह से हम दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं उनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन कम कंसंट्रेटेड है. इसलिए मैंने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. इस कंटेनर में मैंने इसको फिल कर दिया है. कोई भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और इसको मैंने रख दिया है. आई प्लेस दिस सॉल्यूशन इन दिस बीकर एंड कीप अनडिस्टर्ब्ड. इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है. इसको ऐसा कैसा रख दिया है. नाउ आई एडेड सम अमाउंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब करे हमने धीरे धीरे जो इस कंटेनर की वॉल है उसके थ्रू वाटर को ऐड कर दिया है. तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे हमें दो लेयर अलग अलग दिखेंगी. एक होगी कॉपर सल्फेट की लेयर, दूसरी होगी वाटर की लेयर. कॉपर सल्फेट ऑब्वियसली नीचे होगा क्योंकि ये हैवी होगा और ये लाइट होगा, तो ये इसकी ऊपर की लेयर पे होगा. अब हमने इसको रख दिया. जब हम एक दो दिन बाद देखते हैं तो हमें ये सॉल्यूशन कैसा मिलता है, होमोजीनियस मिलता है. मतलब अब लेयर अलग अलग नजर नहीं आती. अब हमको पूरा सॉल्यूशन एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आता है. तो व्हाट वुड हैपन हियर द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम higher concentration to the lower concentration occur. और in this process जो lower concentration से भी पार्टिकल मूव हुए सॉल्वेंट के और हायर कंसंट्रेशन से भी सॉलिड के पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है पूरे सॉल्यूशन में. तो ये क्या हुआ है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इस प्रोसेस को मैं कभी रोक नहीं सकती. ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है. इसको ना मैं रिवर्स कर सकती हूँ. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स to make homogeneous mixture is known as diffusion. Diffusion में जो प्रोसेस हो रही है वो जनरली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे पार्टिकल. अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले. कंसंट्रेशन टर्म में कंसंट्रेशन हमेशा डिफाइन किया होता है फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. तो कभी कंफ्यूजन में नहीं आना. यदि मैंने बोला है कि ये दो सॉल्यूशन है ए और बी और इनको कंपेयर करना है तो हम क्या बोलेंगे, ये हायर कंसंट्रेशन का है ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन का. इट मींस जो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है. तो कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन ही सॉल्यूट के अमाउंट पर किया हुआ है. तो कभी भी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करना है. हम कंसंट्रेशन बोलेंगे इट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट हुआ. ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मेक होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हुई है. हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते. ये अपने आप ही मिक्स हो रहे हैं. यहाँ से सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं. दोनों ही एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि इनको बनाना है होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन. अब इंस्टेड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और मैंने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि केवल क्या करते हैं, अलाउ टू मूवमेंट ऑफ द
allowed to pass solvent particle only, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देते हैं, सॉलिड पार्टिकल को पास ही नहीं होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक हिंड्रेंस लगा दिया। और सेम प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मैंने भरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और यहाँ भरा वाटर, या हम कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन भी भर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन भर के भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने दे रही है, सॉलिड पार्टिकल को तो पास होने ही नहीं दे रही है। तो इस साइड से भी सॉलिड पार्टिकल इधर जाएंगे, इस साइड से भी सॉलिड पार्टिकल इधर आएंगे, दोनों ही साइड से सॉलिड पार्टिकल मूव करेंगे दोनों डायरेक्शन में। लेकिन जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का वो किस डायरेक्शन में होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि ये इसका कंसंट्रेशन हायर है तो यहां से कम पार्टिकल जाएंगे इधर और इधर से ज्यादा पार्टिकल आएंगे सॉल्वेंट के इधर। तो नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां तक होगा, बी कंपार्टमेंट से ए कंपार्टमेंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन होगा। और इस नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम lower concentration to the higher concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis। तो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, ये प्रोसेस है डिफ्यूजन की। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक हर्डल लगा दिया, एक ऑब्स्टेकल लगा दिया है। अब यहाँ से पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, केवल और जिनको अलाउ किया वही जा सकते हैं, बाकी दूसरे पार्टिकल इसमें से नहीं आ सकते। तो ये प्रोसेस थी हमारी ऑस्मोसिस। अब मैंने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, उसमें मैंने सॉल्यूशन भरा किसी भी कंसंट्रेशन का, दूसरे कंटेनर में वापस से वही प्रोसेस करी। या तो मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल लिए, प्योर सॉल्वेंट लिए, या मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया उसी सॉल्यूट का और यहाँ पे भर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नेट फ्लो होने लगा सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन साइड में। अब ये सॉल्यूशन साइड में नेट फ्लो कब तक होता रहेगा, ये बात भी समझने की है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तब तक नहीं फ्लो करेगा, यहाँ होगा इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तब तक। इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा, जब फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड विल बी इक्वल टू द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्यूशन साइड। जब दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मूव करने लगेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाते हैं, नॉट इक्वल। ये बात इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हो जाते हैं, नॉट इक्वल। अब इस बात को मैं समझाती हूँ, कांस्टेंट हो जाते हैं नॉट इक्वल का क्या मतलब है। मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिया है, यहाँ केवल सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ सॉल्यूट तो आएगा ही नहीं। सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करेंगे तो सॉल्यूट तो आएगा ही नहीं, और सॉल्यूट इधर नहीं आएगा तो इधर तो प्योर वाटर ही रहेगा और इधर सॉल्यूशन रहेगा जिसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ कंपार्टमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस समय हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। अब इक्विलिब्रियम पर दूसरी बात फिर से बोलती हूँ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है, बस हमारी यहाँ पे प्रोसेस क्या है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम पे जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम बोथ साइड विल बी इक्वल। तो इस समय पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया तो क्या होगा, मैंने इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा है, नेट फ्लो हो रहा है इधर से इधर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का, क्योंकि इधर सॉल्वेंट है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस कंटेनर में जो लेवल होगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होने लगेगा। लेवल इंक्रीज होने लगेगा, इस बात से हमको पता लगेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, इसमें क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगा है क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है। अब यदि मैं इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से परफॉर्म करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पिस्टन का यूज किया है,
तो पिस्टन से मैं इस सॉल्वेंट साइड पर प्रेशर को एक्सर्ट भी कर सकती हूँ या प्रेशर को डिक्रीज भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस साइड पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दूं कि ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस की वो स्टॉप हो जाए, वो क्या हो जाए, रुक जाए, तो वो जो मिनिमम प्रेशर मैंने अप्लाई किया है सॉल्यूशन साइड पर, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर which is sufficient to stop the process of osmosis. ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए जो सफिशिएंट है रोकने के लिए, वो जो प्रेशर है उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाउ वुड आई डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ वुड आई डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर? तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अब डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। द मिनिमम excess pressure which has to be applied on solution to prevent the entry of the solvent particle from solvent or dilute solution through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. In other words, we can say that the minimum excess pressure exerts on solution to stop the process of osmosis. हमने सरल भाषा में भी इसको डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ में आ गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, या दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लिया। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। देखो डेरिवेशन तो आपके कोर्स में है नहीं, डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि मैं आपको करवा देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बात समझो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पहली बात तो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया हुआ है पाई से, और पाई भी कैसे बनाया हुआ है, कैपिटल, दिस इज कैपिटल पाई, और ये जो पाई होता है ये होता है स्मॉल लेटर। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो ये लेटर्स होते हैं ये कैपिटल लेटर होते हैं, ये स्मॉल लेटर होते हैं। तो कैपिटल लेटर के पाई से डिनोट किया है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is directly proportional to the molar concentration of the solution. मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी को लिया है हमने यहाँ पे, क्या है ये, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
और ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के भी। अब टी की बात को समझा रही हूँ कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर नहीं बदल रहा, लेकिन हो सकता है कि मैंने इस प्रोसेस को 298 केल्विन पे किया तो कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी, और सेम प्रोसेस को ही मैंने टेम्परेचर चेंज करके किया 300 केल्विन पर, तब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बदल जाएगी। तो वो जो बदली हुई वैल्यू है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। अब जब कोई एक क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटी के प्रोपोर्शनलिटी में होती है तो हम उनको मिलाकर लिख सकते हैं। तो क्या बना, ये पाई इक्वल्स टू, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को हमने बोला है आई आर सी टी, और ये जो आर है ये है सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है गैस कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की। अब जो ये एक्सप्रेशन है इसमें हमने लिया है सी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी, तो मोलारिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू आर और टी। अब ये जो वॉल्यूम है अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये बन गया पाई, पाई इंटू बी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर टी। ये यूनिवर्सल गैस लॉ के जैसी इक्वेशन बन गई, इसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन, इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो है इक्वेशन केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई की जाती है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। तो हमारे लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा। तो इसको हम बोलेंगे बेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एप्लीकेशन पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल लाइक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, सेलुलोज हुआ, और भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, हिस्टामाइन है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल का अगर हमको अननोन कोई कंपाउंड मिला है और उसका हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम ज्यादा यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मे बी पॉसिबल कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, स्टेबल ना हो हायर टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो हम 298 केल्विन पर ही इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर ही हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, बहुत कम आती है, 0.000001 के उसमें आती है। तो उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें बहुत ही प्रिसाइज थर्मामीटर की जरूरत होती है, जो कि तो भी उसमें हो सकता है हमारी एरर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल आराम से मेजर कर सकते हैं 10⁻³ atm तक। तो इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के मोलर मास को फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब एक और चीज और यहाँ पे समझानी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन मस्ट बी, सॉल्यूशन मस्ट बी इक्विमोलर, इक्विमोलर। मास इक्वल होने से फर्क नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसमें, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तभी वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। टेम्परेचर हम क्या रखेंगे, कोई भी एक फिक्स रखेंगे दोनों सॉल्यूशन के लिए, और इसमें जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस इस तरह से करवाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और इसका हम दूसरा नाम भी देते हैं आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, क्योंकि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं। और सॉल्यूशन 1 इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। होना क्या चाहिए, इक्विमोलर सॉल्यूशन होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझने के बाद में हमको दो टर्म और समझना है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है रेड ब्लड सेल का। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं, उसके बाहर की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब यदि ये जो रेड ब्लड सेल है, इसको मैं 0.9% NaCl सॉल्यूशन में डिप करूं तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है दोनों आइसोटोनिक है। जो आरबीसी में भी कुछ फ्लूइड होगा, क्योंकि जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है, सेल में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। उन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ सब्सटेंस है, उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन है वो। और जो हमने 0.9% NaCl का सॉल्यूशन लिया है, उसका जो वेट बाय वॉल्यूम लिया है, एक बात ध्यान रखना है कि वेट बाय वॉल्यूम लिया है, तो ये जो है दोनों, इस फ्लूइड का सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ में आइसोटोनिक है। मींस क्या है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस आरबीसी सेल के अंदर जो एसोसिएटेड फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि ये जो सॉल्यूशन है इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन है, इसीलिए ये क्या है, आइसोटोनिक है। अब बात आती है, ये जो सेकंड कंटेनर है, इसमें मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन यहाँ लिया था 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ लिया है इस कंटेनर में, और उसमें एक रेड ब्लड सेल को डिप कर दिया है। व्हाट वुड हैपन, ये जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट है, इसमें जो आरबीसी से जो के अंदर जो भी एसोसिएटेड फ्लूइड है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% है। तो डाइल्यूट होने की वजह से जो फ्लूइड है, जो सॉल्वेंट है, वो मूव करने लगेगा इनसाइड द सेल, और सेल के इनसाइड मूव करने लगेगा तो क्या होगा, सेल स्वेलो हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इनफैक्ट ये कहे कि बर्स्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो बाहर की जो आउटर लेयर बनाई है, ये स्वेल अप हो गया है, आरबीसी वो है, इसकी जो ओरिजिनल साइज है वो बीच वाला है। तो यहाँ से क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल ने एंटर किया है इस आरबीसी ब्लड सेल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो स्वेल अप हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक क्यों बोला, हाइपोटोनिक क्यों बोला, तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, लेस। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर
आरबीसी से एसोसिएटेड जो सॉल्यूशन है उसके उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी हम कम ज्यादा का कंपैरिजन करते हैं तो दो चीज का ही कंपैरिजन करते हैं, तो हम किसका कर रहे हैं, जो सेल हमने डिप किया है उसके इनसाइड जो सॉल्यूशन है वो, और जो जिस सॉल्यूशन में हमने डिप किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इस पे कंपैरिजन किया है। अब कंपैरिजन में क्या कौन इफेक्ट डाल रहा है सेल के ऊपर, सॉल्यूशन डाल रहा है, इसलिए हम सॉल्यूशन को बोल रहे हैं कि ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक क्या है, क्योंकि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने की वजह से क्या है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। इसी तरह से ये जो थर्ड कंटेनर है इसमें हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड देन 0.9% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने एक रेड ब्लड सेल को डिप कर दिया है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, बाहर NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से मूव करने लगेंगे, इनसाइड द सेल से बाहर आने लगेंगे, वो आउटसाइड मतलब उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, वो सॉल्यूशन में आने लगेंगे। तो अब क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो सेल की जो ओरिजिनल साइज है वो आउटर लेयर है, इसमें आउटर लेयर है, और जो इनर वाली साइड है वो क्या है, श्रिंक होने के बाद की साइज है। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सॉल्वेंट कम होगा तो वहां पे जो एक्टिविटीज होगी, सेल एक्टिविटीज होगी, वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों बोला, हाइपरटोनिक क्यों बोला, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl solution is greater than the inside RBC cell। मैंने हाफ वर्ड में लिख दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द RBC सेल। तो इस तरह से इसको हमने क्या बोला, हाइपरटोनिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको क्या किया, हाइपर और हाइपो नाम दिए हैं। तो जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो जो सलाइन वाटर हमको इंट्रावीनसली इंजेक्ट की जाती है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, जिसको कि हम सेफली क्या कर सकते हैं, इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम मूव कर रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट। बड़ा ही ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त यूज है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चल रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट क्या है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब किसका मोलर मास हम इससे फाइंड करते हैं, ये एक बेस्ट मेथड है टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। वाई, तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है वाई, इसलिए ये जो प्रोटीन, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी में बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, है ना, कई एंजाइम्स होते हैं, तो वो सारी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लो हमें कोई एक ऐसा कंपाउंड मिला, हमने कोई अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से हम ये पता लगाने वाले कि हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड है, तो हमें कोई कंपाउंड मालूम पड़ा है जो कि इनमें से प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो हम उसका मोलर मास किससे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकालेंगे। वाई, तो वाई का आंसर ये है कि जो प्रोटीन, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो जब यदि हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज करें या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज करें तो उसकी जो वैल्यूज है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। पहली बात तो 0.0000001 केल्विन का डिफरेंस होता है। अगर हमको इतना सा डिफरेंस निकालना है डेल्टा TF और डेल्टा TB का,
इतना छोटा डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू रिक्वायर प्रिसाइज थर्मामीटर। अगर और प्रिसाइज थर्मामीटर भी इतने कम टेम्परेचर चेंज को एकदम से मेजर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इन दोनों मेथड का यूज नहीं करके हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन है कि ये जो प्रोटीन पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स है, टेम्परेचर ज्यादा होने पर हो सकता है कि डिसोसिएट हो जाए। तो क्या होगा, हम इसका जो मोलर मास है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही निकाल सकते हैं, और रूम टेम्परेचर पर लगभग 10⁻³ atm तक बिल्कुल परफेक्टली हम इसको मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, हमको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट सपोज WB ग्राम सब्सटेंस, जो भी हमको जिसका भी मोलर मास निकालना है, सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लिया और सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया 1 लीटर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमको क्या पता है, इसकी मोलारिटी पता है, क्योंकि 1 लीटर में मैंने WB ग्राम सब्सटेंस को मिक्स किया है। मोलारिटी तो पता है, लेकिन मोलारिटी डायरेक्टली नहीं पता। अभी हम समझेंगे कैसे करते हैं उसको। तो मान लीजिए इसका मोलर मास कितना है, लेट द मोलर मास ऑफ solute be ND, देन हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर की जो बाइंडअप इक्वेशन है वो क्या है, पाई इक्वल्स टू CRT। टेम्परेचर तो हम एक फिक्स कर देंगे, लेट सपोज हमने मान लिया 298 केल्विन पर ही हम काम कर रहे हैं, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 298 केल्विन। R कांस्टेंट है, जो कि सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट की बराबर होती है। तो हम यहाँ पे R की वैल्यू कांस्टेंट टेबल में से, स्टैंडर्ड टेबल में से निकाल के रख सकते हैं। रही बात कॉन्सेंट्रेशन की, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी है, तो मोलारिटी को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिया है, ये तो लीटर में है ही, लेकिन ये ऊपर के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम को मैं B से डिनोट कर रही हूँ इनटू RT। और अब यहाँ पे देखो ये नॉन है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल लेंगे, मेजर कर लेंगे, किसी भी मशीन से मेजर किया जा सकता है। मैंने अभी बताया 10⁻³ atm तक हम करेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हमें मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसका वॉल्यूम हमको पता है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Ma की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके किसी अननोन कंपाउंड के मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। अब एक और जो इसका एप्लीकेशन है, डीसलाइनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर बिना सॉल्ट का पानी अवेलेबल ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पे केवल और केवल सी वाटर या ओशन वाटर ही अवेलेबल होता है मैक्सिमम अमाउंट में, या अर्थ में भी जो वाटर निकल के आता है उसमें भी सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, वो पीने लायक नहीं होता है। तो ऐसे वाटर को क्लीन करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसको हम हमारे घरों में भी यूज करते हैं, और क्या बोलते हैं, RO। अब ये RO क्या है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को एक बार फिर से थोड़ी सी नजर डाल के देखते हैं, हालांकि मैंने ये RO का बनाया है स्ट्रक्चर, लेकिन मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर को फिल किया हुआ है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर को फिल किया हुआ है। दिस
two type of water is separated by semi permeable membrane. ये है SPM. जो औरों में SPM यूज की जाती है वो सेलुलोज एसीटेट की जाती है, और भी तरह तरह की होती है, लेकिन जनरली जो हमारे घरों में यूज की जाती है वो सेलुलोज एसीटेट की जाती है। तो ये जो SPM है, अब इसमें से केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास हो पाएंगे, सॉल्यूट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई प्रेशर एक्सर्ट ना करूं, यहाँ पे प्रेशर क्या हो, नॉर्मल हो, तब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होने लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से प्रेशर को एक्सर्ट करना चालू किया, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया कि यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल ने जाना इधर बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जब प्रेशर लगाया तो सॉल्वेंट पार्टिकल ने यहां से इधर जाना बंद कर दिया। सॉल्वेंट पार्टिकल हैज स्टॉप्ड टू एंटर इनटू द सॉल्यूशन साइड। बट यदि मैंने उस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया। लेकिन यदि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर पिस्टन लगाकर लगाया है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस उल्टी डायरेक्शन में होने लगेगी। अब सॉल्वेंट पार्टिकल इस वाले कंपार्टमेंट में से इधर आने लगेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलने लगेगा, फ्रेश वाटर मिलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग गया। ऑस्मोसिस होता तो क्या होता, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव करते, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर इस साइड से इस साइड की तरफ क्या होने लग गए, आने लग गए। इस तरह से हमें फ्रेश वाटर मिलने लगा। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे वाटर भर के रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अगर कंटेनर खाली होता है, हमारे आरओ में यही होता है, यहाँ पे या तो हम एक रिजर्वर रखते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे नल लगा देते हैं, ताकि नल से डायरेक्ट हमको फ्रेश वाटर मिल जाए, ताकि उसको हम कंटेनर में कलेक्ट कर ले। हम क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर की जो ओवरहेड टैंक है वहां से डायरेक्टली पानी आता रहता है, पानी वहां पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वो फ्रेश वाटर बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वहां पर हम पहले ही पंप के थ्रू यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आने लग जाते हैं, या तो ये रिजर्वर होता है 12 लीटर का 10 लीटर का, उसमें पानी रिजर्व हो जाता है, ये डायरेक्टली हम निकालकर हमारे घर में कंटेनर्स में भर लेते हैं, मटके में भर लेते हैं और पीने के लिए यूज करते हैं। और जिन कंट्री में पीने का पानी अवेलेबल ही नहीं होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े प्लांट को लगाया जाता है, ताकि सबको फ्रेश वाटर अवेलेबल कराया जा सके पीने के लिए। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। तो जो आरओ हम घर में यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ही तो हमने किया है, यहाँ पे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा और फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर लिया। तो बच्चों हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिखती क्यों हूँ आपको पता है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो। 200 cc cubic solution of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे दिया है मास ऑफ प्रोटीन, मास ऑफ प्रोटीन गिवन है। प्रोटीन ही क्या है हमारा, WB है। तो ये हो गया 1.26 ग्राम। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 200 cc। cc क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक को हम cc भी लिखते हैं, उसको हम cc भी लिख सकते हैं। और 1 cc विल बी इक्वल्स टू 1 ml होता है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, 200 ml। यूनिट पे ध्यान देना जरूरी है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन इज फॉर्म टू बी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है, पाई विल बी इक्वल्स टू 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार।
आर की वैल्यू आपको रखना है 0.083 इंटू 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स 1 के इनवर्स 1, आपको ये रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भारी कहाँ पड़ता है, एक तो आर की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ती है, ये 18 में दिया है तो अलग रखनी पड़ेगी, बार में दिया है तो अलग रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, पाई इक्वल्स टू WB अपॉन MB into volume of solution in liter into C into R। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है बड़े बड़े फिगर्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। तो WB दिया है यहाँ पे 1.26 0.083 इंटू R की वैल्यू रख दी मैंने, C की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सॉरी RT आएगा यहाँ पे, तो T की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 300 केल्विन अपॉन MB निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स यहाँ पे ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 0.2। यहाँ पाई की वैल्यू रख दे तो पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इन वैल्यूज को पहले तो हम क्या करें, MB को इधर ले आए और इसको थोड़ा सा सही कर ले, तो MB विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करना है हमको इंटू 0.2। इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी पॉइंट हटाओ, 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 और आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर 2 है ना, डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखो जरा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं यहाँ पे 8 बना दूं तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने इसको हल्का सा राउंड ऑफ किया, ज्यादा राउंड ऑफ नहीं किया है। कितना होगा 3 8 और 3 6। अब देखो इसको 2 को काट देते हैं यहाँ से, 2 6 12 2 3 ये भी कट गया हमारा। अब हमारे पास में ये बचे हैं फिगर्स, इन फिगर्स का ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, इसको 8 4 कर दें और एक बार 2 से काट लें, 2 4 2 3 2 4 2 2 और अगर मैं पूरा पूरा ही काट दूं तो राउंड फिगर में ये आंसर जो है हमारा कितना आ गया 63,000। ये बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए इतना राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते। इतना राउंड ऑफ करोगे तो आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आंसर आ रहा है 61,000 कुछ, तो इसलिए इतना ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे 63 इंटू 42 अपॉन, इवन दो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इसको करो, यहाँ 83 था ना, यहाँ 86 था, इसको भी मत करो। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 63 इंटू 83 अपॉन 86 इंटू 1000। बेटा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाता है, बस थोड़ा सा डेयरिंग रख के करोगे आ जाएगा। मैं करके बता देती आपको, लेकिन क्योंकि मेरा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन करवाने के चक्कर में, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रही हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर दे रही हूँ। वो आएगा 61,022 ग्राम पर मोल।
क्योंकि हमने एक बार थोड़ा सा राउंड अप कर लिया तो थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे राउंड अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसमें करीब करीब ये 60 ही हो जाएगा, तो वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो राउंड ऑफ ना करें तो बेटर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी मैं करवा सकती हूँ, 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे कैलकुलेशन करने में, पर 3 से 4 मिनट भी बहुत, उतनी देर में मैं पूरा खत्म कर दूंगी लेक्चर को, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। अब आपको बोल दिया है पास्कल में यूज करना है, तो आपको आर की वैल्यू पास्कल में ही रखनी पड़ेगी। तो क्या है, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का जो मास है वो कितना है, WP विल बी इक्वल टू 1.0 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो मोलर मास कितना हाई है, MB 185,000 ग्राम इन वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 450 ml है ना। एक टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आपको टी में चेंज करना पड़ेगा 273 प्लस 37 करके, तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, इसीलिए ये क्वेश्चन गिवन है। ट्रिक्स क्या है, एक तो ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को टी में चेंज करना है, बच्चे ध्यान नहीं देते। दूसरा है ना, जो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम दिया है वाटर का, अब मास कैसे वॉल्यूम कैसे निकाले सॉल्यूशन का, कैसे निकाले, तो यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम है ना, सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, किससे, सॉल्यूट के वॉल्यूम से। सॉल्यूट पहली बात तो सॉलिड है, तो इसका जो वॉल्यूम है ना बहुत कम है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो ये जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे हमारे आंसर में फर्क नहीं आएगा। अब देखो पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई का फॉर्मूला है CRT। सी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 450 ml है, तो ml को किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में, ये 1000 से डिवाइड कर देती हूँ। MB, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है R, R की वैल्यू मैंने दी है आपको, तो R की वैल्यू आपको ना यही मिलेगी, ये तो मैंने दी है आपको, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मिलेगी लीटर किलो पास्कल केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। आपको किलो पास्कल नहीं लेना है, आपको पास्कल में पूछा है तो पास्कल में लेना है, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू T 310। और यहाँ पे भी NB की जगह पे हम मास लिखेंगे तो इसका तो 1 ग्राम है, और यहाँ मोलर मास कितना आ जाएगा 185,000। देखो इसको कैलकुलेट करना बताती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन का पार्ट बड़े ध्यान से करना है। ये किलो पास्कल में गिवन था, ये किलो पास्कल में गिवन था, तो मैंने यहाँ पास्कल में रखने के लिए 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 310 केल्विन निकाल लिया था, यहाँ मास अपॉन मोलर मास रखा है, इसको थोड़ा सा फिक्स तरीके से हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मोलर मास आ जाएगा नीचे इंटू 185,000, ये 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ये 80 से 80 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझते हैं कि अगर देखो 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो इनका डिजिट का सम है ना 16 हो रहा है, अगर ये 15 होगा ना तो ये 3 से कट हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पे 5 कर देती हूँ, कितना हो गया 8, 9, 16,
नहीं 5 से नहीं होगा, 4 यहाँ था 4, तो 16 यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3। अगर मैंने 3 कर दिया ना तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल, या मैं इसको 5 कर देती तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल बना लेते हैं। तो क्या हो गया, अब इससे कट करती हूँ, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बचे कितने 3, 5 6 जा 30, फिर से 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5। अब इसको मैं 2 बना दूं तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो गया तो यहाँ आ गया 15, इसको कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। एक बार और राउंड ऑफ करूंगी, यहाँ पे मैं 555 कर देती हूँ। मैंने 555 क्यों करा, यहाँ पे 37 देखा, 37 3 जा 111 होता है, तो देखो 37 3 जा 111 होता है, मतलब ये 15 टाइम्स कट जाएगा, और 15 टाइम्स कट जाएगा तो 15 से 15 कैंसल, और आंसर आ गया 31। काय पे किस पे आया आंसर, पास करेंगे, थोड़ा सा कम होगा बुक में आंसर, थोड़ा सा कम होगा, 30 पॉइंट समथिंग होगा, उसमें भी 30.8 करीब कुछ होगा, तो बहुत नियर आंसर है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबरों को देख देख कर राउंड अप करने की कोशिश की है और उसको सॉल्व करके आपको बताया है, और ये आंसर में कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट आंसर निकला है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट निकला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल किए। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया आपके ऊपर, अदरवाइज मैं वो भी यहाँ पे करवा देती हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एबनॉर्मल मोलर मास के साथ में, फिर हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट में एक भी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, अगर इसमें मिस करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।